नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायुमंडल से संबंधित जो शेष बचे हुए प्रश्न थे उनके बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने वायुमंडल की जो संरचना थी और वायुमंडलीय जो परतें थी उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग इस वीडियो में जो वायुमंडल से पूछे जाने वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को आगामी जो कल आपकी परीक्षा होनी है उसके लिए शुभकामनाएं। आप लोग ट्राई करिए कि जल्द से जल्द आप सफल हों और बेहतर से बेहतर अपना करके आएं। तो हम लोग देख लेते हैं शेष पाठ के बारे में। तो सूर्यतप और तापमान से क्या प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यतप प्राप्त करता है। ऑप्शन दिए उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दिए गए विकल्प उनमें आपका उष्ण कटिबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य से संचारित ऊर्जा है। ऑप्शन दिए सूर्यातप, बिजली की धारा का अवरोधन, पृथकत्व या विकिरण। तो आपका जो सही उत्तर है उसे कहते हैं इंसुलेशन या सूर्यातप। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है। ऑप्शन दिए दीर्घ तरंग के रूप में, लघु तरंग के रूप में, मध्यम तरंग के रूप में या परावैंगनी तरंग के रूप में। तो आपका जो सही उत्तर है वो लघु तरंग के रूप में या शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के दक्षिण 5 डिग्री अक्षांश पर, उसके बाद विषुवत रेखा के उत्तर 5 डिग्री अक्षांश पर, या कर्क या तथा मकर रेखा पर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कर्क और मकर रेखा पर। अगला जो प्रश्न पूछा था उसको जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा के ठीक ऊपर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर ठीक समकोण चमकता है एवं संपूर्ण विश्व में दिन और रात की लंबाई समान होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है और यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं विषुवत रेखा, समाना, मानसून या उष्णकटिबंधीय मरुक्षेत्र। तो आपका जो सही उत्तर उष्णकटिबंधीय मरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य के भाग को कहते हैं उष्णकटिबंध। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश की रेखा है और दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसमें आपका जो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा उसे आर्कटिक और दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा उसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है या अंटार्कटिक वृत्त रेखा के नाम से जाना जाता है। और भी आप जान लीजिए कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो है अफ्रीका जिसका नाम है उससे होकर गुजरती है, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से केवल भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह, वह सतह जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है वो आपको मालूम है, उष्णकटिबंध है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि तापक्रम का अध्ययन नहीं किया था। ऑप्शन दिए ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तिर्यक या प्रादेशिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तिर्यक, नहीं किया जाता, ऑब्लिक। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि तापमान विलोपन की स्थिति के उत्पन्न करने में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन दिए हैं लंबी ठंडी रातें, पर्वताकीर्ण घाटी, तीव्र वेग से बहती वायु या स्वच्छ आकाश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तीव्र वेग से बहती वायु। अगला प्रश्न है कि तापमान विलोमन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिए ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, समान समान तापमान, अक्षांशीय वृद्धि के साथ तापमान में कमी। तो ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि तापमान विलोमता कहलाती है, टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। सामान्यतः आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में जाने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है, लेकिन जब तापमान में गिरावट न आकर के उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसे तापीय विलोपन की स्थिति कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में सामान्य ह्रास दर कितनी होती है। तो आपका जो सही उत्तर वो है 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि बताइए कि सामान्य ताप ह्रास की दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है। तो आपके जो सही विकल्प उनमें हमने आपको बता ही दिया कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचरण का एकमात्र साधन कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं चालन, कंडक्शन, अभिवहन, एडवेक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, विकिरण, रेडिएशन। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है चालन, कंडक्शन। अगला जो प्रश्न है कि सर्वाधिक एल्बिडो या परावर्तित सूर्यतप होता है। ऑप्शन दिए हिमाच्छादित धरातल पर, रेत पर, घास पे या शुष्क धरातल पर। तो आपका सही उत्तर है हिमाच्छादित घास पे। और पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो आपका 35 है।
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? ऑप्शन डी पच्छाव मेघ, पच्छाव वर्षी मेघ, गलनशील हिम या बालू। तो आपका सही उत्तर हुआ आपका गलनशील हिम। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो आपका सही उत्तर 35 है। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है? ऑप्शन डी 25%, 35%, उसके बाद आपका 30% और आपका 40%। तो यहाँ पे कोई भी विकल्प नहीं दिया है, तो बादलों से जो परावर्तित होता है वो आपका 27% है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं तो उसके करीब जो है वो आप 25% लगा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आप हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो ट्रिवार्था के अनुसार क्या है कि आपको याद रखना है कि 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से और 6 इकाइयां धूल कणों एवं जल कणों द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। अगला प्रश्न है कि आप बताइए कि वायु दाब स्थायी एवं स्थानीय पवनों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन से हैं? तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि निम्न में से कौन सा जलवायु नियंत्रक नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके अक्षांश, ऊंचाई, वर्षा, पवन। तो आपका जो सही उत्तर हुआ बताइए कौन सा है कि जलवायु नियंत्रक कौन सा नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई, पवन या वर्षा? तो आपका अक्षांश भी है, ऊंचाई भी है, वायुदाब पेटियां हैं, धाराएं हैं, पर्वतीय अवरोध है। ठीक है, तो ये सब कुछ है, लेकिन वर्षा जो है ये कारक नहीं है। अगला जो प्रश्न आपका है वो कौन सा है कि कौन सी पवनें हल्की व न्यून दाब वाली होती हैं? तो आपका ऑप्शन दिए हैं उष्ण संतृप्त, उष्ण शुष्क, ठंडी शुष्क, ध्रुवीय पवनें। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उष्ण और शुष्क। अगला प्रश्न है कि फेरल का नियम संबंधित है रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, समुद्री मार्ग से। तो आपका वायु संचार से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पवन की दिशा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दी हेडली का नियम, फेरल का नियम, वाइज-वेलेट का नियम या जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। तो आपका जो सही उत्तर है आपका जेट स्ट्रीम का सिद्धांत है। फेरल का नियम क्या है कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है यदि उस दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। वाइज-वेलेट का नियम क्या है कि जिस दिशा में हवा चल रही है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका वायुदाब है वो दाहिनी ओर होगा। अगला जो प्रश्न है कि विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य के संपर्क रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं ऊष्मित, वाताग्र, चक्रवात या जेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो वाताग्र है, जिसे फ्रंट कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अभिवाहनिक व्युत्क्रमण होता है। ऑप्शन दिए उच्च धरातल पर वायु के संपीड़न से, चक्रवात के समय में या मेघाच्छादित आकाश से। तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है उच्च धरातल पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दिए हैं बर्कनीज, हार्विट्ज एवं पेटरसन, नेमियास या आपका बायर्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बर्कनीज। अगला प्रश्न है कि वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? ऑप्शन दिए हैं स्वच्छ मौसम, अत्यधिक ठंडा मौसम, तूफानी मौसम या तीव्र वर्षा मौसम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तूफानी मौसम। अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है वो आपका है पवन की गति को नापने के लिए। इसी तरह से बैरोमीटर वायुदाब को मापने के लिए यंत्र होता है, क्रोनोमीटर समय को मापने के लिए यंत्र होता है और मैनोमीटर जो है आपका वो गैस के दाब को मापने के लिए यंत्र होता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो वो आपका जो सही उत्तर है वो 1013.25 मिली बार है। यदि उसको हम मिलीमीटर में देखें तो 760 है, अगर हम उसको इंच में देखें तो 29.92 है। अगला जो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेट स्ट्रीम धाराओं के लिए सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं कि जेट धाराओं के कोड में 60 नॉट से 200 नॉट की गति की पवनें चलती हैं। दूसरा है जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है। तीसरा है ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती हैं। चौथा है जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास से है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक कारक से प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन दी जेट स्ट्रीम की बदलती हुई स्थिति, दूसरा है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला का फैलना और सिकुड़ना, तीसरा है एल्निनो का व्यवहार, चौथा है आपका स्थल जल का तापीय अंतर। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस कारक से प्रभावित नहीं होता है? तो इसमें जो भी दिए हुए हैं लगभग में सभी से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को क्या किया गया है? डिलीट कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि ऊपरी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में तीव्रगामी पवनों की सकरी पट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन दी हरिकेन, जेट स्ट्रीम, प्रतिव्यापारिक पवन या वायुमंडलीय विक्षोभ। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जेट स्ट्रीम।
अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश की में मुख्यतः चलती है। ऑप्शन डी पछुआ पौने, व्यापारिक पौने, मानसून पौने या स्थल एवं जल समेत। तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है पछुआ पौने। पछुआ पौने 30-35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश से लेकर मतलब उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से लेकर के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलने वाली जो है पवन होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रही पौने नहीं है। ऑप्शन दिए मानसूनी, ध्रुवीय, व्यापारिक और पछुआ पौने। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मानसूनी, क्योंकि ध्रुवीय, व्यापारिक और पछुआ पौने ही 3 ग्रही पौने हैं। अब आपको बताते चले कि जो आपका जो पछुआ पौने हैं उन्हें जो है 40 डिग्री अक्षांश के आसपास उसे गरजता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास आपका भयंकर पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीकता साठा कहते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पछुआ पौने दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच में चलती हैं। तो आपका सही उत्तर है 30-35 से 60-65 के बीच में। अगला प्रश्न है चीकता साठा किस तत्व की पोषक है, बोधक है। तो वो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उच्च वेगी पवन का। अगला प्रश्न है कि अश्वक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड किस पेटी में पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का। अगला प्रश्न है कि सदर्न ऑसिलेशन या दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं कि दक्षिणी अमेरिकी तापमान तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को। दूसरा है दक्षिण अमेरिकी तापमान और वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तीसरा है प्रशांत महासागरीय वायुदाब एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। चौथा है दक्षिण अमेरिकी वायुभार तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तो आपका जो सही उत्तर हुआ आपका है प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को दिखाता है दक्षिण दोलन। अगला प्रश्न है कथन दिया हुआ है कि वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होते हैं। कारण दिया है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप बताइए कि दोनों सही है कि नहीं सही है। तो आप बताइए कौन सा। तो आपके जो है दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्षेप बल या कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिए हुए तापमान के अंतर के कारण, वायुदाब के अंतर के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण या उच्चावचीय विषमता के कारण। तो आपका जो सही उत्तर हुआ आपका है कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है और इसका जो नाम है वो जीजी कोरियालिस महोदय के नाम पर रखा गया है। विक्षेप बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा की जो है दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगला जो प्रश्न है कि पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है। ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी का आवर्तन, आर्द्रता में अंतर, तापमान में अंतर या वायुदाब में अंतर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वायुदाब में अंतर। अगला प्रश्न है कि डोलड्रम किस वायुदाब पेटी में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं विषुवतरीखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो आपका सही स्थिति है वो है आपका विषुवतरीखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो विषुवत रेखा से दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक जो है डोलड्रम पेटी का जो है सामान्यतः विस्तार पाया जाता है और यह पेटी जो है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण होने पर ये इसका जो है जो स्थानीय जो स्थिति है उसमें बदलाव होता रहता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि डोलड्रम की स्थिति निम्न में से किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अगला प्रश्न है कि डोलड्रम निम्न अक्षांशों में से किसके मध्य होता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि फ्लोन के अनुसार डोलड्रम का विस्तार कितने डिग्री देशांतर तक पाया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 200 डिग्री देशांतर तक पाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं व्यापारिक, पछुआ, मानसून और ध्रुवी। तो मानसून आपका क्या है एक मौसमी पवन है जबकि और सभी जो है ग्रही पवने हैं, प्लेनेटरी विंड्स हैं। अगला प्रश्न है कि मानसून है। ऑप्शन दिए हैं मानसूनी हवाएं, मौसमी हवाएं, स्थानीय हवाएं, अस्थायी हवाएं या पछुआ हवाएं। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है मौसमी हवाएं। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडी पवन का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हैं फान, सांता आना, हरमट्टन और ब्लिजर्ड। तो आप ब्लिजर्ड जो है वो ठंडी और शुष्क हवा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि उसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पश्चिम पूर्व है उसका धरातलीय अभाव न होने की वजह से ये जो हवाएं हैं वो मध्यवर्ती मैदान को प्रवाहित करती हैं और दक्षिणी प्रांतों तक जाती हैं। जो नॉर्थ पार्ट है उसमें नादर्न कहते हैं और साइबेरिया में इन्हीं पवनों को बुरान कहते हैं। हरमट्टन जो है वो सहारा के रेगिस्तान से गिनी तट की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। इसी तरह से सांता आना संयुक्त राज्य अमेरिका की एक गर्म और शुष्क हवा है। फान आल्प्स पर्वत के दक्षिणी एवं उत्तरी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन
गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं पापामायो, ट्विस्टर, सांता आना और ब्लिजर्ड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सांता आना कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए फान, चिनूक, मिस्टल और सिरको। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सिरको। अब आप जान लीजिए कि अफ्रीका में कई और स्थानीय हवाएं हैं जिन्हें मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली इत्यादि नामों से पुकारते हैं। सिरको क्या है? ज्वालामुखी, पक्षी, स्थानीय पवन या द्वीपमाला। तो आपका सही उत्तर है स्थानीय पवन। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है उसको जानने से पहले सिरको के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि सिरको पवन के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है जिससे वो भूमध्य सागर से गुजरते वक्त ये पवनें आर्द्रता धारण कर लेती हैं और दक्षिणी इटली में वर्षा करती हैं। तो लाल रेत नीचे निक्षेपित होने लगती है जिससे वहाँ जो वर्षा है वो रेड कलर की होती है। इसी वजह से उस तरह की वर्षा को रक्त वर्षा या ब्लड रेन भी कहते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। क्या आप बताइए कि सिरको क्या है? तो आपका बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली हवा किसे क्या कहते हैं? उसे फॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल में बहने वाली, ये भी सेम आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे बहने वाली शुष्क स्थानीय पवन क्या कहते हैं? उसे चिनूक कहते हैं, जिसे हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। और इसी तरह से आपको बताते चले कि शुष्क स्थानीय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्तरी अफ्रीका से चलने वाली गर्म पवनें चलती हैं और इसी तरह से आल्प्स पर्वत के क्षेत्रों में चलने वाली शुष्क पवन को फॉन कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर के उत्तरी तट पर चलने वाली हवाओं को बोरा कहते हैं। चिनूक क्या है? ऑप्शन दिए स्थानीय है, सनातनी है, स्थायी है या आपका महासागरीय है। तो आपका सही उत्तर वो आपका है स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है डॉक्टर संबंधित है। ऑप्शन दिए पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सहारा से, ऑस्ट्रेलिया से या आपका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका से। तो आपका सही उत्तर वो आपका है पश्चिमी अफ्रीका से। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए कि एल नीनो क्या है? आपका उत्तर जो सही है वो आपका है कि पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली एक उष्ण जलधारा। अगला है एल नीनो क्या है? तो वो भी आपका जो है, अब आपसे यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि पेरू के पूर्वी तट पे प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है या पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली जलधारा है या अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। अगला जो प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थानीय पवनें दी हुई तथा दूसरी तरफ किन देशों में प्रवाहित होती हैं वो दिया। तो चिनूक आपका जो चलता है वो कहाँ चलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। फॉन आपका जो चलता है वो स्विट्जरलैंड में हो गया। हरमट्टन आपका गिनी के तट पे हो गया और सिरको आपका जो है उत्तरी अफ्रीका में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न फेम उसमें कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऊपर सुमेलित करना है, दूसरे में नहीं है। तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। खमसेन आपका जो है मिस्र सही है। मिस्टल फ्रांस सही है। हरमट्टन आपका इथोपिया में ना होकर के गिनी तट पे चलती है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? हरमट्टन आपका सऊदी अरब नहीं है, तो हरमट्टन है कहाँ? गिनी के तट पर है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया है। फॉन स्विट्जरलैंड है। अगला फिर प्रश्न पूछा गया, सूची 1 को सूची 2 से लगाना है। खमसेन का आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या है, वो आपका क्या है, वो है आपका उत्तरी अफ्रीका में। इसी तरह से खमसेन आपका जो है मिस्र है, नहीं आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो आपको जो आ रहा है उसको आपको पहले मिलाना है कि जो चिनूक है वो आपका उत्तरी अमेरिका है। तो डी का 1 देख लीजिए, तो आपके ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं, एक ये बन रहा और एक ये बन रहा। और उसके बाद जो हरमट्टन है जिसे डॉक्टर हवा कहते हैं वो आपका पश्चिमी अफ्रीका होना चाहिए। तो यहाँ पे पश्चिमी अफ्रीका कहीं नहीं दिया है, लेकिन आप अगर उत्तरी अफ्रीका का भाग दिए तो उसको आप मिला लीजिए। तो उत्तरी अफ्रीका आपका 4 नंबर हो गया। ठीक है, मतलब ए का 4 हो गया। तो ए का 4 आपको कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये जो है वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या है, इसी वजह से इसको डिलीट कर दिया। अगर मैच करना है तो खमसेन आपका उत्तरी मिस्र हो जाएगा, मिस्र में बहती है। हरमट्टन उत्तरी अफ्रीका आपका सही ही है। चिनूक आप उत्तरी अमेरिका देख ही चुके हैं। फिर उसके बाद मिस्टल आता है, तो मिस्टल आपकी भूमध्य सागर में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि एक स्थानीय एक आपका क्या है प्रश्न कि एक स्थानीय ठंडी हवा रोन घाटी में कभी-कभी नीचे बहती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दी चिनूक, मिस्टल, बोरा और ब्लिजार्ड। तो आपका रोन घाटी में प्रवाहित होने वाली जो हवा है वो आपका क्या है? मिस्टल है। ब्लिजार्ड जो है वो ध्रुवीय हवाएं हैं जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सांता आना कैलिफोर्निया में प्रवाहित होता सही है।
खमसेन आपका जो है मिस्र में, तो आपका ये जो है सही नहीं है, अरब में दिया हुआ है। फ्रांस फान जो है स्विट्जरलैंड में है। मिस्टर आपका वो सही है आपके। अगला प्रश्न, आर्द्रता, वर्षण और बादल से जो प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए है कि निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। दूसरा दिया हुआ कि निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, थल तथा मौसम का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला है कि निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होता है। और उसके बाद अगला है कि महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ ही निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो आपका जो सही नहीं है वो आपका है कि निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक होती है। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है, इसी वजह से ये आपका गलत है। अगला जो प्रश्न है आपका कि आप बताइए कि वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है। ऑप्शन डी निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या वाष्प दाब। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सापेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न है कि वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन डी पैटरसन, बर्गरान, वानगुत और बोवेन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बोवेन महोदय ने। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन दिए हैं वर्ष कपासी, कपासी वर्षी, पच्छाव स्तरी या वर्षा स्तरी। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है वर्षा स्तरी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्षा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिए संवहनी, मध्य महाद्वीपी। तो मध्य महाद्वीपी कोई भी वर्षा नहीं होती है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है कि नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो उससे मापन किया जाता है, किसका किया जाता है कि बादल की जो है आच्छादित है या नहीं आच्छादित है। तो बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए ही ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है कि वे मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह है तथा रेखाओं तथा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन दिए मध्य कपासी मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, पच्छाव कपासी मेघ या स्तरीय मेघ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पच्छाव कपासी मेघ, जिसे सीरो कुमुलस मेघ कहते हैं। अब जो है हम लोग चक्रवात से प्रश्न पूछते हैं। तो आप बताइए कि अरब सागर में जो चक्रवात आया था उसका नाम क्या था और उसका नामकरण किस देश ने किया था। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी में हाल ही में जो चक्रवात आया था जिसे सुपर साइक्लोन कहा गया, वो किस देश द्वारा उसका नामकरण किया गया, उसका क्या नाम है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया कि चक्रवात की आकृति नहीं है। ऑप्शन दिए है अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, वेज। तो आपका जो सही उत्तर है आपका त्रिभुजाकार नहीं होती है। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं। तो आपका सही उत्तर है क्षीण कोरैलिस बल की वजह से। अगला प्रश्न जो है आपका कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने पर निम्न वायुमंडलीय दशाएं घटित होती हैं। ऑप्शन दिए तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना होता है, या शांत एवं खुला आकाश रहता है। तो आपका इसमें जो सही सीक्वेंस लगाना है, तो सबसे पहले क्या होता है वो आप मुझे बताइए क्या होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि आपका काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना होता है। उसके बाद आपका जो है तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। उसके बाद शांत और खुला आसमान होता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्न वायुदाब केंद्र है। ऑप्शन पहले दिया हुआ है कि प्रतिचक्रवात, कोहरा चक्रवात या आपका जो है वक्ताग्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चक्रवात। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। ऑप्शन दिए अवदाब, विक्षोभ, तूफान। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है अवदाब, या जिसे डिप्रेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपको जो है इसको मिलाना है। तो जो चीन में जो होता है उसे क्या कहते हैं, आप बताइए क्या कहते हैं उसको। तो उसको कहते हैं आपका टाइफून। उसी तरह से आपका मैक्सिको की खाड़ी में जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी में क्या होता है आपका, वो होता है टॉर्नेडो। पश्चिमी द्वीप समूह में क्या होता है, उसे आपका हरिकेन कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो होता है उसका चक्रवात का नाम चक्रवात ही रहता है। अगला प्रश्न है कि आप बताइए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सेम आपका वही आ गया है कि हरिकेन आपका कहाँ पे हो। तो हरिकेन आपका जो हो जाएगा क्या, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी वाला भाग हो जाएगा। टाइफून आपका जो है चीन सागर और उत्तरी पश्चिमी सागर और ये सब हो जाएगा। विली विली आपका जो है क्या हो जाएगा, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर हो जाएगा। और चक्रवात आपका जो है बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी हिंद महासागर हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से लगा दीजिएगा, जो भी है बहुत कठिन नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आपका हरिकेन।
अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, तो टाइफून चीन में आता सही है, टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, विली विली वेस्ट इंडीज में न होकर के आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, तो ये आपका गलत है। तो आप इसको लगा लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया कि विली विली किस प्रकार का तूफान है, तो वो आपका जो है उष्णकटिबंधीय तूफान है। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो उन्हें और नमन कहते हैं या डिप्रेशन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं, मतलब कि या टाइफून भी कहते हैं, या आपको जो है अवनमन या चक्रवात भी कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो आपसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन में सर्वाधिक टाइफून किस महीने में आते हैं, तो आपका सही उत्तर है जुलाई से लेकर नवंबर तक चीन में सबसे ज्यादा टाइफून आते हैं। और अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कि हरिकेन के व्यास की लंबाई कितनी होती है, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 500 से 600 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब किसी क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहां मौसम ऑप्शन दिए हुए हैं कि साफ रहता है, या फिर आपका जो है हल्की वृष्टि होती है, या भारी वृष्टि होती है, या आकाश मेघाच्छन्न रहता है और पर वृष्टि नहीं होती। तो आपका जो सही उत्तर आपका है भारी वृष्टि होती है। अगला जो प्रश्न है कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करता है, तो वो आपका करता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। इसका जो प्रतिपादन है वो बर्कनीज महोदय ने 1914 और 1918 में जो है इसका किया था, और यह सिद्धांत शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति एवं उनकी गतिशीलता की व्याख्या करता है। जब दो विभिन्न तापमान और आर्द्रता वाली वायु राशियां विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती हैं तो वातावरण का आपका निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है कि शीतोष्ण चक्रवात निम्न में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं, वातावरण द्वारा, अपसारी बल द्वारा, उष्ण पवन द्वारा, या शुष्क पवन द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वातावरण के द्वारा। अगला प्रश्न है आपसे जो पूछा गया है, हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि आप बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु वायुदाब पेटी के ऋत्विक खिसकाव का परिणाम है। ऑप्शन दिए पश्चिमी, अनुसमुद्री, भूमध्यरेखीय, भूमध्य सागरीय या गर्म मरुस्थलीय। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन टाइप का। और भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता है कि जो वर्षा है अधिकांशतः शीतकाल में होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसीले फल पाए जाते हैं जिनमें नींबू, संतरा, जैतून, खुबानी और अंगूर प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि कथन कारण वाला कथन दिया हो कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, तो आपका सही है। अब भूमध्य सागरीय की बात की गई है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, आपका सही है। अगला दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनें इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती हैं, तो ये आपका कारण दिया हुआ है। तो आप बताइए कि क्या है, तो आपके क्या है, पहला कथन सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। ओके, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं। ऑप्शन दिए पश्चिमी यूरोप तुल्य में, भूमध्य सागरीय जलवायु में, मानसूनी जलवायु में, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु में। तो आपका जो सही उत्तर है आपका पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु ही सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कथन और कारण वाला, कथन दिया है कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं, तो सही है कि नहीं सही है, तो आपका सही है। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों पर आ गए, तो ये भी आपका सही हो सकता है। लेकिन जो वृहद वृहद जो आपके मरुस्थल हैं वो निम्न अक्षांशों पर अवस्थित हैं, इसका कारण जो है ये जो दिया हुआ है वो सही नहीं है। तो आपका दोनों कथन सही है और कारण सही नहीं है। तो जो आपका कारण है उसका मुख्य जो है वो है कि जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय अवस्थित मतलब तट से दूरी, ठंडी महासागरीय जलधाराओं का बहना, आर्द्रता की कमी, ये सब चीजें हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित हैं, ये आपका सही है। कारण दिया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो आपका दोनों कथन सही है और दोनों मतलब कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। कारण दिया है कि वायुभार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं, तो दोनों कारण सही हैं और जो है दोनों मतलब कि कथन सही है लेकिन कारण सही व्याख्या का नहीं करता है। अगला प्रश्न है उपोष्ण या उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए 15 से 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, तो आपका जो है यही विकल्प आपका सही है। उष्ण और जो उपोष्ण पाए जाते हैं वो आपका पहला नंबर है, विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि 18 डिग्री से 31 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। कारण दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाओं से आंतरिक भागों और वायु विमुक्त तटीय प्रदेशों में वर्षा नहीं होती है। तो आप बताइए कि आपका दोनों में से कौन सा सही होगा।
तो आपका जो पहला कथन है वो आपका सही है, लेकिन दूसरा जो कारण है वो आपका गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न क्या है कि आपका कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो आपका जो टैगा है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जलवायु प्रकार दिए तथा दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं, तो आप आसानी से मिला दीजिए। जो विषुवत रेखीय प्रदेश पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो विषुवत रेखीय आपका पाया जाता है जावा में। मानसूनी कहाँ पाया जाएगा वो आप जानते हैं श्रीलंका में पाया जाएगा। भूमध्य सागरीय कहाँ पाया जाएगा, साइप्रस में। और मरुस्थलीय जो पाया जाएगा वो आपका जो है नामीबिया में। तो आप आसानी से लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, तो उष्णार्द्र जलवायु जायरे में पाई जाती है, सही। भूमध्य सागरीय ट्यूनीशिया में, ये भी सही है। मानसूनी थाईलैंड में पाई जाती है, लेकिन शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आपका प्रश्न है कि उष्ण मानसूनी जलवायु निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दी उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मालागासी, फिलीपींस या जापान। जापान जो है एक ऐसा देश है, मतलब जो देश है दिए गए विकल्पों में कि जहाँ उष्ण मानसूनी जलवायु में सम्मिलित नहीं करते हैं। उसके अंतर्गत सम्मिलित कौन सा करते हैं, तो वो उसमें जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस। इसके अलावा अफ्रीका के पूर्वी भाग में इथोपिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड मतलब दक्षिणी पूर्वी भाग है। और इस प्रदेश की विशेषता यह है कि यहाँ पर मानसूनी पवनें चलती है, जो 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 माह स्थल से समुद्र की ओर, मतलब स्थल से समुद्र, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। अगला है कि थानवेट के अनुसार विश्व की जलवायु को विभक्त किया गया। ऑप्शन दिए हैं 14 या 23 या 32 या 120 वर्गों में। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है 32 वर्गों में उन्होंने किया था, और 120 उपवर्गों में उन्होंने विभक्त किया था। उनके जो विभाजन का आधार था वो था वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता और वर्षा के मौसमी वितरण जो है प्रमुख थे। और उनका जो प्रतिपादन किया गया था थानवेट का वो 1931 में किया गया था। उसके बाद उसका परिमार्जन जो है 1933 में किया गया, और उसके बाद जो पुनः जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया फाइनली 1948 में किया गया। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ उष्णार्द्र जलवायु ब्राजील, तो आपका सही है। दूसरा है आपका उष्ण शुष्क जलवायु सऊदी अरब में पाई जाती है, ये भी सही। भूमध्य सागरीय जलवायु मोरक्को में पाई जाती है, ये भी सही है। शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु जो है आपकी इटली में पाई जाती है, ये आपका गलत है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु या रूम सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण के लिए कौन सा आधार लिया। ऑप्शन ये तापमान, वर्षण, वनस्पति तापमान या तापमान वनस्पति। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका तापमान और वर्षण है। अगला प्रश्न है कि कोपेन ने इक्विस्टोथर्म का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश के लिए कहा। ऑप्शन के टुंड्रा, शीतोष्ण, मानसूनी और गर्म। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टुंड्रा प्रदेश। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BSH का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षायुक्त, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षायुक्त, तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा विहीन जलवायु जिसमें औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, चौथा है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो आप जो सही उत्तर है वो आपका है डी नंबर, 18 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो हम जानने से पहले जो आपको बताते चले, जो BWH प्रकार का जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो भाग है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। BWK प्रकार का जो है वो शीत रेगिस्तानी जलवायु है। और उसके बाद BSK का मतलब है मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु। अगला प्रश्न है कि उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है। तो उपोष्ण आर्द्र जलवायु का जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है पूर्वी भागों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण आर्द्र जलवायु से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि कथन दिया है कि सामान्यतः इनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो आपका सही है कि नहीं सही है, तो आपका ये सही है। दूसरा है वर्षा पूर्ण रूपेण संवहनिक प्रकार से होता है, ये भी सही है। दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, तीनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि भूमध्य रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों में वर्षा वर्ष पर्यंत होती है, तो आपका सही है। कारण पूछा गया कि उच्च तापमान उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी क्रिया द्वारा नित्य दोपहर वर्षा होती है, तो दोनों कथन सही है और कारण भी जो है सही है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया कि वर्ष भर समान उच्च तापक्रम और वर्ष भर समान उच्च वर्षा निम्न में से किस जलवायु की प्रदेश की विशेषता। ऑप्शन दिए हैं मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु। तो आपका जो सही उत्तर है आपका विषुवत रेखीय जलवायु का है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए कि किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, तो आपका जो है वो क्या है, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है, तो आपका जो सही उत्तर है वो हम लोग अगर देखें तो
भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। लेकिन यदि पवन विमुख जो क्षेत्र है उनमें आता है तो इसी की जो डोर्डम पेटी वो काफी एक्सटेंट हो जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि कांगो और अमेजन बेसिन है, ऑप्शन दिए भूमध्य रेखीय प्रदेश में, गर्म उत्तर प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, शीत उत्तर प्रदेश में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो अफ्रीका में जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है उसमें जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो जायरी बेसिन में, उसके बाद जो है कांगो गणराज्य जो गैबन है। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका में महाद्वीप में जो है उसका विस्तार आपका अमेजन बेसिन में सर्वाधिक है, और उसमें भी अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्राजील में इसका विस्तार है। तो आपसे जो है इतने हमने जो है प्रश्न कर लिए। इसके पहले के वीडियो में हमने जलवायु के बारे में बात किया था, मतलब कि वायुमंडल के बारे में बात किया था, और उस वीडियो में भी काफी प्रश्न आपसे डिस्कस कर लिए गए हैं उनके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। इसीलिए मैं किसी प्रश्न को समझा नहीं रहा हूँ, क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस केवल इसको आपको बताया जा रहा है। आगे जो लेक्चर सीरीज होगी, जब लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। टाइम रहता है तो पेपर को डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। तो इसके बाद जो आपका एक पार्ट और बचा हुआ है जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा था, वो आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही कुछ बचा हुआ था शेष भाग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग में सब अपलोड कर दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं टीजीटी पीजीटी के। उसके अलावा आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के भूगोल के विभिन्न भागों से और विश्व के भूगोल के विभिन्न भागों से, वो सभी अपलोड कर दिए गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए उनको आप कमेंट बॉक्स में लगातार पोस्ट करते रहिए, और कल की परीक्षा के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।